Very good morning, students. Now this is accountancy book and chapter first, financial statement of not for profit organization. NPO कहते हैं इसको, शॉर्ट में NPO. अभी तक हमने पूरी बुक कंसिडर कर चुकी थी, बस ये चैप्टर नहीं किया था क्योंकि इस चैप्टर में थोड़ा सा ट्रिकी था. तो आपने ऑलमोस्ट एडमिशन, रिटायरमेंट, फंडामेंटल्स, डिसोल्यूशन कर चुका है. तो ये बुक ऑलमोस्ट ख़त्म है आपकी, बस एक चैप्टर की रेस्ट रह गया है. तो इस चैप्टर में आपको क्या करना है, इसमें CBSE ने कोई भी चीज़ डिडक्ट नहीं की, यानी कि हमको ये सारे पॉइंट्स इसमें पढ़ने हैं. तो मेनली तो देखिए यहाँ तक तो आपका ऑलमोस्ट देखिए ये जो आपका दिया हुआ है कि कैसे कैसे अकाउंट बनाने हैं. तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन है और प्रैक्टिकल उसके बाद स्टार्ट होता है. तो पहले हम थ्योरी पोर्शन लेते हैं क्योंकि मैंने देखा है कि CBSE जो क्वेश्चन पेपर बनाता है उसमें मोस्टली ऐसे क्वेश्चन ज़रूर थ्योरेटिकल पोर्शन ज़रूर पूछते हैं. तो हम कुछ ना कुछ थ्योरी लेते हुए चलते हैं. देयर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन विच वर फॉर्म नॉट टू अर्न प्रॉफिट. इसका नाम ही है नॉट फॉर प्रॉफिट, NPO, यानी कि इनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है बल्कि सर्विसेज प्रोवाइड करना है टू इट्स मेंबर्स, यानी कि पब्लिक को सर्विसेज प्रोवाइड करना है. जैसे कि आपने देखा होगा क्लब्स खुलते हैं, तो क्लब्स क्या होते हैं, वो प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं चलते. वो क्लब्स इसलिए खुलते हैं कि जितने हो सके मेंबर्स मेरे साथ जुड़ सके, और जितने मेंबर जुड़ेंगे हम उनको कुछ पैसा लेके वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं. जैसे कि किसी को टेबल टेनिस खेलनी है तो एक क्लब में टेबल टेनिस, बॉक्सिंग, स्विमिंग पूल सब होता है. तो यहाँ पे मेंबरशिप ले लिए उनसे साल भर की 5,000 रुपये, तो वो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं. इट्स डिपेंड अपॉन देम. Such organization includes club, hospital, library, school, religious institution, charitable institution. जैसे कि इसमें देखो लिखा हुआ है क्लब होता है, हॉस्पिटल्स होते हैं, लाइब्रेरी, ये सब किसके लिए वर्क करते हैं, ये प्रॉफिट मोटिव के लिए काम नहीं करते. ये NPO होते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. इनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता. उसके अलावा दीज नॉन प्रॉफिट सीकिंग एंटिटी एग्जिस्ट विद द प्राइमरी मोटिव ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस. इनका मेन मोटिव होता है सर्विसेज प्रोवाइड करना. तो ये था इसका बेसिक रूल. ओके, अब हम आते हैं इसके मेन फीचर्स पे. देखिए मेन फीचर्स क्या क्या है इसके नॉट फॉर प्रॉफिट के. पहला, इनका मेन मोटिव होता है सर्विसेज प्रोवाइड करना, जितना हो सके ये अपने मेंबर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. देन फॉर्म्स, ये किस तरह के फॉर्म में आपको दिखेंगे, चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पे, सोसाइटी के नाम पे, मेंबरशिप फ़ीस ये लेते हैं, क्लब के नाम पे आपको दिखेंगे. फिर आते हैं सेपरेट एंटिटी, इनकी अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है. मैंने आपको बताया कि क्लब जो होता है उसमें लिखा होता है डायमंड क्लब, प्लैटिनम क्लब या फिर गोल्ड क्लब. तो ऐसे आपने बहुत सारे देखे होंगे. तो ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं. फिर आते हैं मैनेज बाय इलेक्टेड मेंबर्स. जिन मेंबर्स को, यानी कि जो लोग इनके मेंबर्स होते हैं वो किसी एक मेंबर को इलेक्ट करते हैं जो कि उसको रन करता है प्रॉपर्ली. अब इनके मेजर सोर्स क्या क्या होते हैं, मेजर सोर्स ऑफ इनकम इनकी क्या क्या होती है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है. सब्सक्रिप्शन फ्रॉम द मेंबर, यानी कि जो मेंबर्स इनके साथ जुड़ेंगे तो वो मेंबर की कुछ ना कुछ फ़ीस लेते हैं. जैसे 5,000 रुपये मेंबरशिप फ़ीस ले ली और अपना ये बिज़नेस रन कर रहे हैं. डोनेशन, किसी ने डोनेट कर दिया, किसी ने अपना टैक्स बचाने के लिए डोनेट कर दिया, या किसी को लगता है कि मेरा दोस्त है ये डोनेट कर सकता है इस इंस्टीट्यूशन के नाम पे, तो वो कर देते हैं. फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ ग्रांट इन लोगों को देता है, जैसे हॉस्पिटल को देता है, स्कूल्स को देता है. इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, यानी कि लोग इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए भी इसमें पैसा लगाते हैं कि हमको फ्यूचर में अर्निंग अच्छी हो सके. फिर नेक्स्ट आते हैं सरप्लस नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स मेंबर. जो भी सरप्लस है अपने मेंबर्स पे ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. यहाँ पर दिया हुआ है कि जो भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट का हिस्सा होता है वो लोग अपने मेंबर्स पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. जैसे कि हम देखते भी हैं कि पार्टनरशिप में हमने देखा था कि जो प्रॉफिट हुआ वो हमने पार्टनर्स पे डिस्ट्रीब्यूट किया, वैसे यहाँ पर भी सेम है. अकाउंट जो होता है ये पूरा अकाउंट प्रॉपर्ली मेनटेन करते हैं और पूरा कंट्रोल होता है जो भी इलेक्टेड मेंबर होता है इसका. फिर आता है फॉर्म्स ऑफ अकाउंट्स. इनके अकाउंट्स 3 तरह के होते हैं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्लस बैलेंस शीट. तो ये 3 तरह के इसमें बनते हैं. आप इनकी डेफिनेशन को, ये डिफरेंसेस को देख लीजिएगा क्योंकि हमने ये पहले आप पढ़ चुके हैं 11th क्लास में और ये 12th में अभी आपने पढ़ा. तो मेनली आपको डिफरेंस थोड़ा थोड़ा तो नज़र आ ही जाएगा कि जो प्रॉफिट अर्निंग मोटिव से काम करते हैं इनका मेन मोटिव प्रॉफिट होता है, इनका मेन मोटिव प्रॉफिट नहीं होता है, इनका मेन मोटिव होता है सर्विस प्रोवाइड करना. ये कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं मगर ये कैपिटल फंड मेंटेन करते हैं. वो क्वेश्चन करते करते आपको समझ में आ जाएगा, जब आप क्वेश्चंस करेंगे तब आपको समझ में आएगा.
जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करता है, ट्रेडिंग पीएल ये सब बनाता है, बैलेंस शीट बनाता है। यहाँ पर बैलेंस शीट तो बनती है मगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर या रिसीट एंड पेमेंट बनता है। ऐसे करके बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला आता है रिसीट एंड पेमेंट। तो जहाँ पर जिस साइड रिसीट होती है डेबिट साइड और पेमेंट होता है क्रेडिट साइड, ठीक। तो यहाँ पर रिसीट एंड पेमेंट आपको मेंटेन करना पड़ता है। फिर आते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर होता है डेबिट साइड, इनकम होती है क्रेडिट साइड। फिर आते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट भी यहाँ बनती है। बैलेंस शीट वही पुरानी जो आपने पढ़ी है, असेट और लायबिलिटी वाली। असेट होता है और लायबिलिटी होती है, अमाउंट होता है। बैलेंस शीट एज ऑन लिखा होता है, वो होता है। अब देखिए यहाँ पर रिसीट एंड पेमेंट के बारे में क्या दिया, एक तरह से कैश बुक की तरह ही बनता है, ओके। और इनका जो मेन होता है क्या होता है, ये ईयर एंड पे बनता है। उसके अलावा इस पर जो भी फीचर्स होते हैं, यानी कि जो चीज़ इसमें मेन इंपॉर्टेंट होती है वो होता है नेचर ऑफ अकाउंट। ये रियल अकाउंट को डील करता है, यानी कि जो पैसा आ रहा है वो डेबिट जाएगा, जो पैसा जा रहा है वो क्रेडिट जाएगा। तो रिसीट एंड पेमेंट मैंने कहा था, अभी रिसीट होता है डेबिट साइड और पेमेंट होता है क्रेडिट साइड। इनका जो भी होता है ओपनिंग बैलेंस वो कैश से स्टार्ट होता है। इनमें नेचर ऑफ रिकॉर्डेड आइटम, डेबिट में कौन कौन से आइटम होंगे, जो भी कैश रिसीट होगा वह डेबिट साइड होगा, जो भी पेमेंट करेगा वो कहाँ हो जाएगा, क्रेडिट साइड हो जाएगा। जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो ज़्यादा समझ में आएगा, तो भी मैं आपको करके दिखाऊंगी। क्लोजिंग बैलेंस फॉर दिस अकाउंट शोज़ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड में आपको क्लोजिंग बैलेंस दिखा दोगे। नॉन कैश आइटम को इसमें नहीं रिकॉर्ड करते हैं, किसी भी एंगल से नॉट कैश आइटम को इग्नोर किया जाता है। इनका पर्पस क्या होता है, जो भी करंट इनकम और जो भी करंट एक्सपेंडिचर होता है उसको हम यहाँ पर मेजर करते हैं कि कैसे आपका ट्रीटमेंट कैश का होता है। पर यहाँ पर हम देखते हैं बैलेंस जो होता है क्लोजिंग अकाउंट कैश इन हैंड का, वो भी इसमें कंसिडर होता है। तो रिसीट एंड पेमेंट एक तरह से बैलेंस दिखाता है कि क्या आपको रिसीट हो रहा है, कितना आपका पेमेंट, तो उससे बचेगा जो आपका प्रॉफिट बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटेड टू रोटरी क्लब, ओके, रोटरी क्लब न्यू दिल्ली, प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग March 31, 2019। अब देखिए यहाँ पर कैश दिया है, कैश एट बैंक दिया है। तो इसमें आप ध्यान से देखिएगा, कैश ओपनिंग है ये वाला, ओके। क्लोजिंग की डेट दी है तो ये ओपनिंग हो गया, ये ओपनिंग हो गया। सब्सक्रिप्शन देखिए 3 दिए हुए हैं, 19 का, 18 का, 20 का। इसका ट्रीटमेंट मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चन करते समय, ओके। फिर आते हैं डोनेशन रिसीव, डोनेशन रिसीव हो रहा है, ओके। फिर आते हैं डोनेशन रिसीव फ्रॉम पवेलियन, ओके, पवेलियन से भी हो रहा है। 8% इन्वेस्टमेंट परचेज, इन्वेस्टमेंट भी। परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट, रेंट पेड, entrance fees received, Horarium to secretary, interest on 8% investment, furniture purchase, sale of old furniture, sports material purchase, sales of refreshment, salary and wages, sport expenses, cash in hand, depreciation, furniture। अब आपको इसमें देखना है कि क्या रिसीट है और क्या पेमेंट है, यानी कि शुरू से हम स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या रिसीविंग है और क्या क्या पेमेंट है, ओके। कैश इन हैंड, यस, रिसीविंग है, रिसीविंग में आ गया। तो यहाँ पर दिया हुआ है 2 अमाउंट, ये दोनों अमाउंट आप उठा के डेबिट साइड में लिख देंगे, ओके। फिर आते हैं सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड, ओके। सब्सक्रिप्शन जो है कलेक्टेड हो रहा है। अब पहले देखिए 2018 का हम बना किसका रहे हैं, 19 का बना रहे हैं, यानी 19 के पहले का सारा अमाउंट लेंगे। तो 31 मार्च है तो दिसंबर 18 तक तो रहा ही होगा, तो यहाँ पर मार्च का ले रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 31/3/2018 लिखा है, 15,000। तो ये सारे क्या है, ये सारे इनकम ही तो हैं, सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड हुआ है ना। तो हम तीनों को एक साथ को लिख लेंगे, एक साथ लिख के इन सबको प्लस कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ 15,000, 19 का दिया है 2,20,000 और 20 का एडवांस में भी दे दिया। तो ये सारे कैसे इनकम है, इसलिए हमने इनकम साइड में लिख दिया है प्लस करके। फिर आते हैं नेक्स्ट डोनेशन रिसीव, रिसीव हो रहा है, फिर से इनकम हो गई तो डोनेशन इस रिसीव लिख दीजिए। फिर देखिए यहाँ पर डोनेशन रिसीव फ्रॉम पवेलियन, फिर इनकम हो रही है तो इनकम हो रही है तो फिर इधर लिख दीजिए, ये सब पैसा हमको मिल रहा है, ओके। नेक्स्ट देखिए लिखा है इन्वेस्टमेंट परचेज, ओके, इन्वेस्टमेंट परचेज हो रहा है, यहाँ पर डेट भी दी हुई है तो हमने यहाँ उठा के लिख दिया 8% इंटरेस्ट परचेज। ये पेमेंट है, हमने परचेज़ किया है, कहीं पर हमने इन्वेस्ट किया है अपना पैसा, तो हमारे पास से पैसा जा रहा है, तो ये पेमेंट पे हो जाएगा 2 लाख रुपए, ओके।
फिर आते हैं परचेज़ फॉर रिफ़्रेशमेंट, फिर परचेज़ आ गया, परचेज़ यानी पैसा गया, फिर 12,000 यहाँ आ गया। फिर नेक्स्ट है रेंट पेड, रेंट पेड में दिया, रेंट पेड यानी कि पैसा जा रहा है, फिर रेंट पेड उठा के हमने लिख दिया। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है इंटरेस्ट फीस इंट्रेंस फीस रिसीट 18,000, ये यहाँ पर आ गया। ओके, फिर देखिए हॉलिडे टू सेक्रेटरी, ओके ये भी एक तरह से पेमेंट है, हमने कोई सेक्रेटरी है उसको ऑनर किया है, तो ये 10,000 यहाँ पे कर दिया। फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ओके इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमको मिल रहा है, हमने कहीं पर पैसा लगाया था उससे हमको इंटरेस्ट मिलेगा, तो हम लिखेंगे रिसीविंग साइड। तो ये देखिए यहाँ पर 9,000 रुपये हमने लिख दिया है। फिर आते हैं फर्नीचर परचेज़, फर्नीचर परचेज़ हो रहा है, इसका मतलब क्या है पेमेंट, फर्नीचर परचेज़। सेल्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर, अब सेल हो रहा है ओल्ड फर्नीचर सेल हुआ तो ये लिखा हुआ है, ठीक है, कितने में हुआ, 4,000 में हुआ। फिर आते हैं स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज़, स्पोर्ट मटेरियल हमने परचेज़ किया तो ये आ जाएगा पेमेंट साइड। ओके, फिर आते हैं सेल फॉर रिफ्रेशमेंट, सेल फॉर रिफ्रेशमेंट, ये देखिए यहाँ पर आ गया, पैसा मिला है हमको, सेल यानी कि बेचा है। फिर आते हैं सैलरी एंड वेजेस, ये हमने दिया होगा तो सैलरी वेजेस हमने पेमेंट कर दिया यहाँ पर। फिर आते हैं नेक्स्ट स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग अनपेड एक्सपेंसेस 5,000 रुपये, ये रहा, तो 25,000 दिया था, 5,000 हमने माइनस कर दिया, ये हो गया 20,000, दोनों अमाउंट दिए हुए। कैश इन हैंड और डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर, कैश इन हैंड आपने क्या कर लिया, यहाँ पर दिया हुआ है कितना 6,200, तो 6,200 हमने लगा दिया, ये बाद में जो बचा बैंक पे हो गया बैलेंसिंग फिगर। ये सबसे ईजीएस्ट मेथड है, यहाँ पर हमको सिर्फ रिसीट और पेमेंट लिखना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। अभी हमने क्या क्या पढ़ा था, जो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, जो नॉन कैश आइटम वो नहीं लिखता, हमने लास्ट से पढ़ा था डेप्रिसिएशन हम इसलिए नहीं लेते क्योंकि डेप्रिसिएशन क्या है, नॉन कैश आइटम, यानी कि ये एक तरह से हमारे लिए लॉस है, कोई कैश आइटम नहीं है, पैसा आ या जा नहीं रहा है, तो यहाँ पर हम इसको नहीं लेते, कैश बुक में हम डेप्रिसिएशन को मेंशन नहीं करते हैं। ओके, तो ये हमारा रिसीट एंड पेमेंट बना। रिसीट एंड पेमेंट में हमने आज अभी क्या पढ़ा, बेसिक चीज़ें पढ़ी कि जो कैश अकाउंट है वैसे ये बनता है, उसमें हमको ये चीज़ ध्यान देनी पड़ती है कि क्या पैसा आ रहा है और क्या पैसा जा रहा है। जो नॉन कैश आइटम है उनको हम रिकॉर्ड नहीं करते, जो पैसा आता है, क्योंकि ये अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट के बेस से बनता है, तो रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन यानी कि यहाँ पर आ रहा है पैसा और यहाँ पर जा रहा है, तो ये चीज़ हमको ध्यान रखते हुए इस चीज़ को करना पड़ेगा। ओके, उसके अलावा आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ओपनिंग ऑफ कैश बैलेंस यहाँ लिखा जाता है, और जब हम क्लोजिंग करते हैं यानी कि क्लोज़ होता है अकाउंट तो हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखते हैं, और क्लोजिंग इसका बैलेंसिंग फिगर बन जाता है। कभी कभी क्या होता है, कैश नहीं दिया होता, दोनों नहीं दिया होता, तो हमको क्या करना होता है, सिर्फ अमाउंट उठा के यहाँ लिख लेता है, जो कि बैलेंसिंग फिगर शो करता है, कैश या बैंक से कोई मतलब उससे नहीं होता है। ओके, तो ये हो गया आपका रिसीट और पेमेंट। अब आपको करना क्या है, अब आपके लिए होमवर्क है, इसी का क्वेश्चन नंबर आपको क्या करना है, 1 करना है। यहाँ पर देखिए फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, बिल्कुल सेम ऐसा ही बनेगा जैसा हमने अभी पढ़ा है। कैश एंड बैंक, सब्सक्रिप्शन, परचेज, इन्वेस्टमेंट, जो परचेज है वो पेमेंट साइड हो जाएगा, रिसीव पे परचेज, सेल हो रहा तो ये भी आप लिखेंगे रिसीव में, इनकम टैक्स वहाँ चला जाएगा पेमेंट साइड। तो ऐसे करके आप अगर देखेंगे तो आपको आराम से ही समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन को आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इनकम और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का तो ये हम नहीं करेंगे, मगर रिसीट एंड पेमेंट का आप ये अलग क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है, ये आप ज़रूर करेंगे। आपका पेज नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 1.72, इसको आप ज़रूर से ज़रूर करेंगे। इसीलिए करेंगे क्योंकि ये आपका 12th का बोर्ड है, तो आपको एक एक क्वेश्चन लेके चलना है। अभी तक हमने थोड़ा सा स्पीड से काम किया है, पर यहाँ पर हमको आराम से चलना है। तो आप एक एक क्वेश्चन करके मेरे साथ चलेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा।
और हम लोग धीमे धीमे करके आगे बढ़ेंगे, इससे कि आपको हर एक चीज़ समझ में आए। और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें कि आपके 4-4 नंबर में, 6-6 नंबर में और 8 नंबर में भी क्वेश्चन सेटअप होते हैं। बहरहाल तो 6 नंबर से होते हैं, 4 और 6 नंबर में आपको इसके क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो रिसीट एंड पेमेंट के भी क्वेश्चन वो पूछता है, तो अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आप ये क्वेश्चन कर ले जाओगे, रिसीट और पेमेंट वाला। ठीक है, तो ये आप करके मुझे, ये आपके होमवर्क कॉपी में हो जाना चाहिए। नोट्स आप साथ ही साथ मेंटेन करते चलेंगे। थैंक यू।